हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 161 से 170 तक डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। और जो भी एसोसिएटेड कंसेप्ट्स हैं हर क्वेश्चन के, उनको मैं डिटेल में बता दूंगा, सो दैट इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसे आप सही से कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 161 है। इसमें पूछ रहा है कि हमारी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है स्टील और कंक्रीट के बीच में, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हैं। पहला है फ्रिक्शन, दूसरा एडेशन और तीसरा है फ्रिक्शन एंड एडेशन बोथ एंड नन ऑफ द अबव। तो मैंने पुराने वीडियोस में भी बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, जिसमें मैंने बताया था कि जो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दो मटेरियल के इंटरफेस पर मिल रहा है, वो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंट्रीब्यूट करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक पुल आउट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा एलिमेंट है कंक्रीट का और उस पर हमने एम्बेड किया हुआ है एक स्टील और एक हम लोड अप्लाई कर रहे हैं। जनरली ये हमारा बॉन्ड टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। हमने ये पी लोड अप्लाई किया, तो जो हमारा फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, इसको बैलेंस आउट करने के लिए एट टाइम ऑफ फेल्योर वो डिटरमाइन करेंगी कि हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टाउ बी डी अपॉन पी अपॉन पाई फाई इंटू एल, अगर एल हमारा लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट है और हमारा फाई जो है ये डायमीटर है। तो ये हमारा डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ निकल आएगी। तो एक तो ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो गया। अब बिकॉज जो कंक्रीट है वो स्टील के साथ बॉन्डेड है, तो जब कोई चीज हमारी बॉन्डेड है तो इट इज ड्यू टू अडहेशन। बिकॉज दो डिफरेंट मटेरियल हैं तो हमारी अडहेशन प्रॉपर्टी रोल प्ले करेगी। और नेवेल और ब्रूक्स हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कंक्लूड किया एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस पर कि जो हमारा फ्रिक्शन है और अडहेशन है ये हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। और इट इज अफेक्टेड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील आल्सो एज दोज ऑफ कंक्रीट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील मतलब कि वो हमारा प्लेन स्टील बार है या HYSD बार है, इस पर भी हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ये पुराने वीडियोस आप रेफर करोगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ इज अ मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रिप। तो जो ये मैं चीजें कंक्लूड कर रहा हूँ ये बेस्ड ऑन पुराने जो मैंने एक्सप्लेनेशंस दिए हैं उसके बेसिस पर है, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंट्स कि हमारा जो ग्रिपिंग है कंक्रीट की स्टील की कंक्रीट के साथ वो कितनी इफेक्टिव है, वो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस बाय यूजिंग। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारी इंपैक्ट स्ट्रेंथ होती है इसका मतलब ये है कि जो कंक्रीट की कितनी एबिलिटी है रिपीटेड ब्लोज या इंपैक्ट को रजिस्ट करने की। इट मीन्स जो भी हमारे कंक्रीट है, अगर हम यहाँ पे कंक्रीट की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो कंक्रीट का जो रेजिस्टेंस है टू इंपैक्ट का मीन्स जो आप सडन लोड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वो उसका जो रेजिस्टेंस है उसे हम क्या कह रहे हैं, टफनेस। तो जितनी ज्यादा हमारी टफनेस होगी उतनी ज्यादा हमारी इंपैक्ट स्ट्रेंथ होगी। और टफनेस को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से, ठीक है। ये भी मैंने पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि टफनेस कैन बी रिलेटेड विथ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो अप टू फेल्योर जो हमारा रिपीटेड जो हमारे ब्लोज हैं और हमारी जो कंक्रीट है या कोई और भी मटेरियल है वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्व कर सकता है टिल फेल्योर, वो डिटरमाइन करती है कि हमारी कंक्रीट की इंपैक्ट स्ट्रेंथ कितनी है। तो मेनली ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो कंक्रीट है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। उसमें मेन हमारा जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वॉल्यूमेट्रिक स्टेबिलिटी, वो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं। तो एग्रीगेट्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी उस पर हमारी इंपैक्ट स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा डिपेंड करेगी। इट इज अ मेजर फैक्टर। तो उसमें हमारी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज साइज ऑफ एग्रीगेट्स। साइज ऑफ एग्रीगेट मीन्स मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो है वो हमारा कितना होना चाहिए। अगर हमारा साइज ऑफ एग्रीगेट जो है मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट अगर वो छोटा है, छोटा होने से होगा क्या, हमारी जो इलास्टिक मॉडुलस है वो रिड्यूस हो जाएगी।
अब इलास्टिक मॉडुलस जब रिड्यूस होगी तो हमारी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है या टफनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसको आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक ग्रीन कलर का मटेरियल है जिसकी टफनेस हमने लिखा है लार्ज टफनेस, और ये हमारा स्टीप स्लोप वाला जो ग्राफ है वो हमारा स्मॉल टफनेस को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा स्लोप स्टीप है, तो जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो है जो कि इलास्टिक मॉडुलस के बराबर होगा वो हमारा कम होगा। और एज कंपेयर टू दिस ग्रीन वाला ग्राफ, यहाँ पर ई जो की वैल्यू होगी वो लार्जर होगी, और आप देख रहे हो कि स्मॉलर होगी, बिकॉज ये हमारा इससे माइल्ड स्लोप में है। तो हमारी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो हमारा स्लोप है लीनियर रिलेशनशिप वाला उस पर डिपेंड करेगा। तो जैसे ही स्टीप होगा तो हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी घट जाएगी और हमारी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो जो हमारा ई की वैल्यू है स्टीप स्लोप्स में बढ़ जाएगी और हमारी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी। आप रिलेट कर सकते हो, दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, कि जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तभी यहाँ पर लिखा है कि अगर हमारा एग्रीगेट्स जो हैं वो हमारे हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उनकी, तो उसकी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होगी, जो टफनेस होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। एंड एग्रीगेट विथ लो पॉइजंस रेशियो, अगर आप इलास्टिक मॉडुलस को रिलेट करो, लीनियर रिलेशनशिप होती है हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की पॉइजन रेशियो के साथ, तो अगर हमारी ई रिड्यूस होगी तो म्यू भी रिड्यूस होगा। इट मीन्स म्यू आप अगर रिड्यूस कर रहे हो तो ई रिड्यूस होगा, एंड ई रिड्यूस होगा तो हमारी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो होगी वो हमारी बढ़ेगी। ठीक है, यहां पर एक जनरल स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो हमारी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है और टोटल एनर्जी जो एब्जॉर्ब्ड है कंक्रीट की, वो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हमारी स्टैटिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो हमारी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट की बढ़ेगी। दिस इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल रिजल्ट्स, और जनरली ये देखा गया है, ये कोई इंपेरिकल रिलेशनशिप नहीं है। जनरली हमारी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की वैल्यू है 0.5 से 0.75 टाइम्स ऑफ द कंप्रेसिव क्यूब स्ट्रेंथ होती है। कोई भी यूनिक रिलेशनशिप हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की आपको कहाँ जरूरत पड़ेगी, उसकी सिग्निफिकेंस कहाँ है, जब हम कंक्रीट की पाइल्स को ड्राइव करते हैं इन इंस्टॉलेशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशंस, तो इंपल्सिव लोडिंग होती है एंड एक्सीडेंटल इम्पैक्ट इज पॉसिबल व्हाइल हैंडलिंग द प्रीकास्ट कंक्रीट मेंबर्स, तो हमारी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ का रोल आता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 और 3 होगा। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, बिकॉज इम्पैक्ट स्ट्रेंथ अगर एग्रीगेट्स की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। और दूसरा एक और रीजन है कि जो स्मॉलर एग्रीगेट साइज होते हैं, ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग द स्मॉलर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, तो उससे क्या होगा, हमारा जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है पार्टिकल्स के अराउंड वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट का जो इलास्टिक मॉडुलस है और जो हमारे एग्रीगेट्स का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा ये रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस होने से क्या होगा, जो ग्रेडियंट है बिकॉज ऑफ लेस ग्रेडियंट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस, जो स्ट्रेस कंसंट्रेशंस होंगे ड्यूरिंग इम्पैक्ट लोडिंग वो हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, जिससे हमारी जो शॉक एब्जॉर्बिंग जो पावर है वो कंक्रीट की बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज ग्रेटर फॉर, तो हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो एंगुलर क्रस्ड एग्रीगेट्स के लिए ज्यादा होती है, और अगर कंक्रीट को हम पानी में स्टोर करके उसको टेस्ट करेंगे तो उसकी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो हमारी ड्राई कंक्रीट के रेस्पेक्ट में कम आएगी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और राउंडेड एग्रीगेट्स के केस में हमारी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कम होगी। एंगुलर क्रस्ड एग्रीगेट्स में बेटर इंटरलॉकिंग की वजह से हमारी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ आएगी वो ज्यादा आएगी। तो करेक्ट आंसर यहां पर जो होगा वो हमारा ओनली 2 होगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिगार्डिंग दी, यहां पर 4 कंपाउंड्स दिए हैं, मैं यहां पर लिख लेता हूं, दीज आर कॉल्ड बोग्स कंपाउंड्स, जो कि हमारे क्लिंकरिंग फेज में बनते हैं आफ्टर बर्निंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स। तो जो हमारा पहला कंपाउंड है दैट इज C3S, C2S, C3A,
C4F। इसी को हम एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट बोलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं, जब इससे हमारी सीमेंट बनी हुई है, मींस जो सीमेंट आपको बैग में फिल होकर आ रही है उसमें ये हमारे कंपाउंड्स हैं। अब जब आप इस पे वाटर ऐड करते हो तो देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिस केमिकल रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इन डिफरेंट कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, और उनकी वाटर के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी भी अलग अलग होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, ये ग्राफ हमारा आता है कि हमारा एज के साथ स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन कितना है डिफरेंट कंपाउंड्स का, जब वो पानी के साथ रिएक्ट कर रही है, डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो जैसे ही पानी डालोगे तो आपका जो C3 है ये हमारा इमीडिएटली रिएक्ट करता है पानी के साथ, और इसी की वजह से हमारा जो एनर्जी है, यानी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जिसे आप बोलते हो, वो हाईएस्ट होती है हमारी C3A के लिए, अराउंड 865 जूल्स पर ग्राम ऑफ सीमेंट जब हाइड्रेट करता है, जब रिएक्ट करता है पानी के साथ, तो इतनी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जनरेट होती है। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही हमारी केमिकल रिएक्शन होगी तो हमारा C3A और C4AF का जो स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजिबल है। अब क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि 28 दिन के पीरियड में जो स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको रीअरेंज करना है कंपाउंड्स। तो आप यहाँ पर 28 डेज है, इस पीरियड में आप देखोगे कि स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ हमारा मिल रहा है किससे, C3S से। जो भी स्ट्रेंथ मिल रही है इस पीरियड में, हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो C3S का है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, C3S। जो आपका CSH जेल बन रहा है उससे हमारी स्ट्रेंथ आती है कंक्रीट की। तो जो C3S सबसे ज्यादा CSH जेल बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसकी वजह से 28 दिन की जो स्ट्रेंथ है वो हमारी C3S से आएगी। दिस इज अप टू 28 डेज स्ट्रेंथ। उसके बाद हमारा आता है C2S। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये वाली लाइन इन वैल्यूज से ज्यादा है, तो उसके बाद C2S कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद आप देख रहे हो ग्राफ में C3A कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद आपका कैल्शियम टेट्रा एल्यूमिनोफेराइट कंट्रीब्यूट करेगा। ये अगर आप 28 दिन के बाद देखोगे आफ्टर 28 डेज, तो देख रहे हैं आपका जो हाइड्रेशन प्रोसेस है सीमेंट का, C2S का, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। मींस दिस इज इंडिकेटिंग दैट हाइड्रेशन ऑफ C2S जो होगा वो हमारा 28 दिन के बाद तेजी से होता है। तो इस वजह से जो C2S है ये हमारा स्ट्रेंथ एट लेटर एज देती है। मींस 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ मिलेगी हमारे कंक्रीट में वो C2S के हाइड्रेशन की वजह से होगी। तो इसी वजह से बोलते हैं कि स्ट्रेंथ एट लेटर एज इज कंट्रीब्यूटेड ड्यू टू C2S। और C3A एंड C4 का जो कंट्रीब्यूशन है स्ट्रेंथ के लिए वो बहुत ही कम होता है। इट कैन बी अज्यूम्ड एज नेग्लिजिबल बिकॉज ये इनिशियल रिएक्शन में ही एग्जॉस्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप फ्रैक्शन हाइड्रेटेड देखोगे तो जैसे ही हमारी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई तो हमारा हाईएस्ट जो हाइड्रेशन है C4AF, C3A, C इन दोनों का है। तो ये हमारे इनिशियली ही एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं हाइड्रेशन के बाद, इनका स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन में बहुत कम रोल रहता है। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन के टर्म्स में बात करें तो C3A जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हमारी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन मिलेगी दैट इज 260 जूल पर ग्राम। C2S जब रिएक्ट करता है तो हमारी जो C3S इज 500 जूल पर ग्राम। मैंने गलत लिख दिया यहां पर, दिस इज 500 जूल पर ग्राम। और जो हमारा C2S से मिल रहा है वो हमारा 260 जूल पर ग्राम मिल रहा है। मींस 1 ग्राम सीमेंट जब केमिकल रिएक्शन होगा पानी के साथ तो इतनी एनर्जी जूल के टर्म्स में मिलेगी। C3A से हमें हाईएस्ट मिलती है 865 और C4AF से आपकी मिलती है सबसे 420 जूल पर ग्राम। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ हाइड्रेशन आप अरेंज करोगे हीट ऑफ हाइड्रेशन की कितनी हीट मिल रही है, सबसे ज्यादा हमें C3A से मिलती है
फिर C3S से मिलती है, फिर C4AF से मिलती है और फिर हमारा C2S से मिलती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन के बेसिस पे अरेंज करने को, तो आपको ये आंसर देना है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, बिकॉज यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन अप टू 28 डेज पूछा गया है कि 28 दिन में जो स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन है वो कौन किस ऑर्डर में हमें मिल रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम्स फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बीच में हमारा क्या केमिकल रिएक्शन मिलता है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको डिस्कस कर बता देता हूं कि IS 4031 में पार्ट 5 में हमारा इसके स्पेसिफिकेशंस दिए हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम हमें क्या रखनी है सीमेंट्स की, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो जो हमारी इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम है इनका मैं मतलब एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले तो ये हमारी सीमेंट्स की रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के नाम से जानी जाती हैं। दीज आर द रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो जो इनिशियल सेटिंग है ये हमारी इंडिकेट करती है कि हमारा जो सॉलिडिफिकेशन है वो स्टार्ट होना, मीन्स इस टाइम के बाद हमारा सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब यह है कि इस टाइम के बाद हमारी जो सीमेंट पेस्ट है वो हमारी अनवर्केबल हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, दोनों का सिग्निफिकेंस मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि इस टाइम के बाद मतलब अगर हमारा 30 मिनट सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम है, ठीक है, तो दिस इज मैक्सिमम, दिस इज सॉरी मिनिमम वैल्यू, मीन्स मिनिमम सेटिंग टाइम हमारा 30 मिनट है। तो इसका मतलब ये है कि 30 मिनट के बाद हमारा सीमेंट जो होगा वो अनवर्केबल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज फाइनल सेटिंग टाइम। ये हमारी दोनों जो हैं ये स्टिफनिंग स्टेट्स हैं सीमेंट की, जब हम उस पर पानी डालते हैं। तो फाइनल सेटिंग टाइम हमारी वो स्टेज है जो ये इंडिकेट करती कि जो हमारा सॉलिडिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो सीमेंट है सफिशिएंटली स्टिफ हो गई है और इस टाइम के बाद हमारी जो सीमेंट है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब इसको लैब में हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ विकट अपरेटस। इस अपरेटस के बारे में अभी मैं ब्रीफ में डिस्कस कर लूंगा। तो बेस्ड ऑन लेबोरेटरी टेस्ट्स हमारे इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम को कैसे डिफाइन किया गया ये मैं बता देता हूं कि पीरियड इलैप्सिंग बिटवीन टाइम व्हेन द वाटर इज एडेड टू सीमेंट एंड टाइम एट विच नीडल पेनिट्रेट्स। जो हमारी नीडल है, नीडल कौन सी नीडल, दिस नीडल, ये नीडल जो है ये टॉप से हमारी 33 to 35 mm, ये स्टैंडर्ड मोल्ड होता है सिलेंड्रिकल शेप का जिसकी हाइट 40 mm है, और हमारी जो नीडल है वो 33 से 35 mm फ्रॉम द टॉप या 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम ऑफ मोल्ड। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको ध्यान रखना है कि वो बॉटम से बता रहा है या ऊपर से बता रहा है। तो ये हमारा एक तरीके का अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे रिजल्ट्स स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये विकट नीडल के बेसिस पर जो पेनिट्रेशन हो रहा है उसके टर्म्स में हम इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम लैब में डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो वो टाइम जो होगा वो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होगा कि इतने टाइम के बाद हमारी जो नीडल है वो इतना पेनिट्रेट कर जाए टॉप से, और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो ये टाइम डिटरमाइन करता है कि जिस टाइम के बाद जो सेंटर नीडल है वो हमारी केवल एक इंप्रेशन बना पाए और हमारा मैक्सिमम जो पेनिट्रेशन है वो 0.5 mm हो, और जो हमारी नीडल के साथ एक एंगुलर अरेंजमेंट फिट रहता है वो एंगुलर अरेंजमेंट हमारा इंप्रेशन भी ना फॉर्म कर पाए। ठीक है, तो वो स्टिफनिंग स्टेज जो होगी, मीन्स कंक्रीट इतना स्टिफ हो चुका है कि उस पर कोई भी आपका जो स्टैंडर्ड वेट है 300 ग्राम का, जब वो फॉल करेगा तो उस पर कोई भी
इंप्रेशन नहीं बनेगा। बट नीडल जो होगी वो 0.5 mm, बिकॉज वो पॉइंटेड नीडल है स्क्वायर शेप की, 1 mm क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो वो 0.5 mm तक पेनिट्रेट कर सकती है। तो उस टाइम को हम कहेंगे फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, यहाँ डिफरेंट कोड मैनुअल्स के हिसाब से जो हमारा इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम है वो लिखा हुआ है कि मिनिमम सेटिंग टाइम हमारा ये है एंड फाइनल सेटिंग टाइम ये है। तो नॉर्मल हमारी जो पोर्टलैंड सीमेंट्स हैं वहां पे हमारा 30 मिनट्स मिनिमम टाइम है, मींस इस टाइम के बाद हमारा सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। एंड ये मैक्सिमम टाइम है कि इस टाइम के बाद हमारा जो सॉलिडिफिकेशन है वो खत्म हो जाएगा और हमारा जो हार्डनिंग स्टेज है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो बेस्ड ऑन लेबोरेटरी रिजल्ट्स हमारी जो रिलेशनशिप है वो ये स्टैब्लिश की गई है कि जो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम है वो हमारा 90 मिनट्स प्लस 1.2 टाइम्स दी जो इनिशियल सेटिंग टाइम है उसके बराबर होता है। ये मीन्स अगर हमारा मिनिमम आप रखोगे, ये ध्यान रखना है आपको कि ये हमारी जो वैल्यू है ये हमारी मिनिमम वैल्यू है जो आप निकाल रहे हो, ठीक है, और ये हमारी जो है ये वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू हमें मिलेगी फाइनल सेटिंग टाइम की, बिकॉज जो भी टैबुलर फॉर्म में दी हैं तो आपको इसकी वैल्यूज से फॉर्मूले में रिलेट नहीं करना है, वो आपको मैच आउट नहीं होगा, बिकॉज जो मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम की जो वैल्यू है वो हमेशा मैक्सिमम दी होती है, बट वो एक्चुअल में हमारी कम आती है। तो जो आती है वो इस फॉर्मूले से इन जनरल आपको मिलती, जब आप लैब में परफॉर्म करोगे। तो अगर आपका 35 मिनट्स आ रहा है, यहाँ पे अगर हम 40 मिनट्स मान लेते हैं रखेंगे, तो हमारा लैब में आप देखोगे कि जो हमारे फाइनल सेटिंग टाइम मिलेगा वो हमारा 90 प्लस 48 इज इक्वल टू 138 मिनट्स के अराउंड मिलेगा। ठीक है, और जबकि हमारा जो मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम क्या हो सकता है वो 600 हो सकता है। तो आपको ये 600 मिनट्स को फॉर्मूले में नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, ये हमारी वो वैल्यूज हैं जो आपको लैब में अगर इनिशियल सेटिंग टाइम इतना है तो फाइनल सेटिंग टाइम कितना होगा वो हमारी इक्वेशन इससे गवर्नड होती है इन जनरल। दिस इज नॉट वेरी स्ट्रिंजेंट, बट इससे आप इसके अप्रॉक्स आपकी वेरी करती है जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रेजेंस ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इन सीमेंट इज अनडिजायरेबल। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल्ड वीडियो मेरा रेफर कर लीजिए, IS 456 के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस मैंने दिया हुआ है सल्फेट अटैक पर, जहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा ये अनडिजायरेबल क्यों होता है। और कुछ मैं यहाँ चीज़ें ब्रीफ कर देता हूँ कि जो हमारा C3A है वो कंपाउंड, ये हमारा सीमेंट में क्लिंकरिंग प्रोसेस के दौरान 5 से 11% तक रहता है, जनरली हम 10.5% रखते हैं। ठीक है, तो जब केमिकल हाइड्रेशन होता है तो हमारा सबसे पहले ये रिएक्ट करके 865 जूल पर ग्राम हमारी एनर्जी हीट इवॉल्व करता है जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसकी वजह से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेट, जिसे आप फ्लैश सेट कहते हो। फ्लैश सेट का मतलब है कि हमारी बिना स्ट्रेंथ गेन किए हमारा जो पेस्ट है वो स्टिफिन होगा, इसीलिए वजह से बोलते हैं स्टिफनिंग विदाउट हार्डनिंग, मीन्स पेस्ट हमारा स्टिफ हो रहा है और हार्डनिंग फेज वो डिटरमाइन करता है कि हमारा पेस्ट जो है वो स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। तो स्ट्रेंथ कॉन्ट्रीब्यूशन इज नेग्लेजिबल फॉर C3A। और हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और इसकी जो टेंडेंसी होगी, बिकॉज हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा सबसे ज्यादा होता है, तो जो भी हमारे बोक्स कंपाउंड है उसमें सबसे ज्यादा जो टेंडेंसी है टू वॉल्यूम चेंजेस, वो उसकी वजह से हमारे सीमेंट में क्रैक्स डेवलप होंगे। तो अगर जिस भी सीमेंट में हमारा C3A कंपाउंड ज्यादा है उस वहां पे हमारे चांसेस होंगे वॉल्यूम चेंज होने के, बिकॉज ऑफ क्रैकिंग ड्यू टू हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। और उसकी वजह से हमारा जो रेजिस्टेंस है, इट वीकेंस दी रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। मीन्स अगर हमारा C3A ज्यादा है तो हमारा जो सल्फेट अटैक के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी सीमेंट वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो इन दो रीजंस की वजह से ये हमारा जो C3A कंपाउंड है वो हमारा अनडिजायरेबल होता है। यहाँ पे जो रीजन दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इन सीमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स वेरी लिटिल स्ट्रेंथ टू सीमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली सही हैं। बट C3A अनडिजायरेबल इस वजह से बिकॉज ये हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन इवॉल्व करता है और इसकी टेंडेंसी जो होती है पानी के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाता है उसकी टेंडेंसी वॉल्यूम चेंज होने की बहुत टेंडेंसी होती है। बिकॉज जो C3A होता है एक कंपाउंड बनाता है CaCO सल्फेट, जो हमारा जिप्सम आप ऐड करते हो उसके साथ रिएक्ट करके करता क्या है, एक इंट्रिंजाइंट कंपाउंड बनाता है जिसकी जो वॉल्यूम होती है नॉर्मल कंपाउंड से CS जल से वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी क्रैकिंग की चांसेस बढ़ जाती हैं सब्जेक्टेड टू वेरियस वॉल्यूम चेंजेस। तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी, जिसमें R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ जिप्सम रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू द क्लिंकर, मीन्स कि हम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, जब हम सीमेंट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमें कितना जिप्सम ऐड करना है वो ये डिपेंड करता है। तो उसके मैकेनिकल जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो समझ लेते हैं कि C3 हमारा सबसे फास्ट रिएक्शन करता है जिसकी वजह से हमारी फ्लैश सेटिंग होती है। उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम सल्फेट, इसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो कैल्शियम सल्फेट है अनहाइड्रस, इसको आप जिप्सम बोलते हैं। और कब ये डालते हैं हम, ड्यूरिंग दी ग्राइंडिंग फेज। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप किस फेज में आप जो जिप्सम होगा उसको आप डालते हैं। वो हमारा ग्राइंडिंग फेज होगा, जब क्लिंकर्स की ग्राइंडिंग करते हैं तब हम इसको ऐड करते हैं। तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि जो C3A कंपाउंड है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब केमिकल हमारी रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रेशन प्रोसेस होगा, तो ये हमारा एक कंपाउंड बनाएगा विच इज कॉल्ड इनसॉल्युबल सल्फो एल्यूमिनेट। इसका रोल ये होता है कि जो हमारा C3A है, बिकॉज ये फ्लैश सेट कर रहा है, पानी के साथ इमीडिएटली रिएक्ट करके फ्लैश सेट कर दे रहा है विच इज अनडिजायरेबल, तो ये क्या करेगा, C3A के ऊपर एक लेयर बना लेगा और जो लेयर होगी वो सॉल्युबल सल्फो एल्यूमिनेट की होगी। ठीक है, तो ये जो लेयर फॉर्म हो रही है ये थिन फिल्म होती है जो कि फर्दर पानी के साथ रिएक्शन होने से C3A को रोकती है। बट होता क्या है, ड्यूरिंग सेम फेज हमारा C3S C2S का हाइड्रेशन चल रहा होता है, तो जो इसके कंपाउंड्स बनते हैं रिएक्शन के बाद कंपाउंड हमारा CSH जेल बन रहा है, वो जेल हमारा इस लेयर पर प्रेशर एग्जिस्ट करता है। और जब प्रेशर एग्जिस्ट करेगा बिकॉज हाइड्रेशन में प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, तो ये लेयर जो होगी ये रप्चर हो जाएगी, ये रप्चर हो जाएगी और वापस से हमारा C3A जो होगा वो एक्टिव फेज में आ जाएगा। ठीक है, और फिर से पानी के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा और इसको अभी एलेबोरेट करने के लिए एक ग्राफिकल तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपने देखा कि आपने जो कैल्शियम सल्फेट डाला वो केमिकल रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए डाला। स्लो डाउन का मतलब है आपको जो सेटिंग है उसको डिले करना है। तभी आप पढ़ते हो कि जो हमारा कैल्शियम सल्फेट है, जिप्सम है, वो हमारा सेटिंग यानी मतलब जो सीमेंट की सेटिंग है, जिस रेट से सीमेंट की सेटिंग हो रही है वो हमारी स्लो हो जाए, फ्लैश सेटिंग हमारी ना हो। तो यही सेम नेचर जो होगा C3A का होता है, वही सेम नेचर हमारी एल्कलीज का होता है, बिकॉज एल्कलीज भी हमारी सीमेंट में प्रेजेंट रहती हैं और जनरली जो फॉर्मेट होता है Na2O, K2O, Si, TiO2, ये हमारी एल्कलीज जनरली प्रेजेंट होती हैं हमारी सीमेंट में। तो अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट होंगी तो सेम हमारा फ्लैश सेटिंग कॉज करेंगे एंड इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, और सीमेंट की जो सेटिंग है वो फास्टर हो जाएगी इनकी प्रेजेंस में। तो इसको भी रोकने के लिए हमें इसमें कैल्शियम सल्फेट डालना पड़ेगा ताकि हमारा एक थिन फिल्म बन जाए जो कि इस प्रोसेस को डिले कर सके। तो कितना जिप्सम डालना है इससे ये डिसाइड होता है कि हमारी जो लेयर है कितनी देर तक स्टेबल रहेगी। अगर जिप्सम की क्वांटिटी आप कम डाल दोगे तो सफिशिएंट टाइम के लिए जो थिकनेस है वो नहीं बनेगी, बिकॉज हमारा जो सल्फो एल्यूमिनेट कंपाउंड बन रहा है ये हमारा इनसफिशिएंट रहेगा। तो ये हमारा सफिशिएंट होना चाहिए, तो उसके लिए हमें C3A को इंश्योर करना होगा,
हाँ C3A को इंश्योर करना होगा कि हमारा C3O कितना है सीमेंट में और हमारी एल्कली कितनी है, बिकॉज यही जो दो कंपाउंड्स हैं ये हमारी फ्लैश सेटिंग कर रही हैं, मींस फास्ट सेटिंग कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टिफनिंग विदाउट हार्डनिंग फेज आ रहा है फ्लैश सेटिंग की वजह से। तो ये दोनों कंपाउंड डिसाइड करेंगे कि हमें कितना जिप्सम डालना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 और 4 होगा। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इस कंपाउंड को इट्रिंजाइट बोलते हैं जो सल्फो एल्यूमिनेट कंपाउंड बोलता है, और इस दौरान हमें एनफ टाइम मिल जाता है कि C3S का हाइड्रेशन प्रोसेस हो सके, जिसकी वजह से हमें जो 28 डेज में स्ट्रेंथ मिल जाती है। और उसके बाद फर्दर हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस C2S कंट्रीब्यूट करता है जब हमारा C3A एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो द रिएक्शन ऑफ जिप्सम विद C3A कंटिन्यूज अंटिल वन ऑफ देम एग्जॉस्टेड, मींस कोई भी हमारा कैल्शियम सल्फेट खत्म हो जाए या हमारा C3A खत्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन रुक जाएगा, वाइल C3S प्रोसेस का जो हाइड्रेशन है वो कंटिन्यू रहता है ओवर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा C3S कितना डाला गया है। तो जनरली प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि हमारा 2 से 3% हम जिप्सम डालते हैं ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग प्रोसेस ऑफ द सीमेंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ नीडल हमारा विकर टेम्परेचर जिससे इनिशियल सेटिंग टाइम निकालते हैं वो कितना होता है। तो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पर ये जो नीडल है जो पिंक कलर की दिख रही है ये हमारी स्क्वायर नीडल है, ध्यान रखना है ये स्क्वायर नीडल है, सर्कुलर नहीं है। और जो हमारा मोल्ड है ये हमारा सर्कुलर शेप में है, इसका जो डायमीटर है वो हमारा 80 mm है और जो हाइट है मोल्ड की वो हमारी 40 mm है। और इसका जो एरिया है, बिकॉज अगर आपका स्क्वायर हमारा 1 mm का होगा तो ऑटोमेटिकली इसका एरिया जो होगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। और यहाँ पर हमारा वेट होता है जिसका यूज हम फाइनल सेटिंग टाइम में करते हैं कि इसको गिराते हैं प्लंजर की हेल्प से, सो दैट जो भी हमारा एंगुलर अटैचमेंट नीडल के साथ अटैच है वो हमारा कोई इंप्रेशन फॉर्म ना करे और नीडल हमारी मैक्सिमम 0.5 mm तक ही पेनिट्रेट करे, जिससे हमारा फाइनल सेटिंग टाइम निकलता है। ये हमारा प्लंजर है जिसकी डायमेंशंस हमारा ये सिलेंड्रिकल शेप में होगा, 10 mm डायमीटर और 50 mm इसकी हाइट होती है इस प्लंजर की जो नीडल के साथ अटैच होता है विकेट अपरेटस में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कैन बी रिड्यूस्ड बाई। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब मैंने अभी बताया कि 1 ग्राम सीमेंट जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारी कितनी एनर्जी रिलीज होगी इन टर्म्स ऑफ जूल। ठीक है, तो ये किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी हमारा जो बोक्स कंपाउंड है वो कितने अमाउंट में हमारे प्रेजेंट है सीमेंट में। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारा C3A कंपाउंड है उससे हमारी एनर्जी मिलती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होगा वाटर के साथ सीमेंट का, तो 865 जूल पर ग्राम एनर्जी मिलती है अप्रोक्सीमेटली, और C3S के हाइड्रेशन से 560 जूल पर ग्राम मिलती है। तो अगर आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन रिड्यूस करना है तो आपको इन दोनों कंपाउंड्स के क्वांटिटी को रिड्यूस करना होगा, बिकॉज यही सबसे मेजर कंट्रीब्यूटिंग हीट ऑफ हाइड्रेशन के फैक्टर्स हैं। एक और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा इंक्रीजिंग द फाइननेस ऑफ सीमेंट। फाइननेस का मतलब ये है कि हमारा सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स, ये पहले भी मैं इसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, उन्हें आप रेफर कर सकते हो। तो जो सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स पर यूनिट ग्राम ऑफ सीमेंट, यूनिट वेट ऑफ सीमेंट में का जो सरफेस एरिया है वो कितना है, ये हमारी फाइननेस होती है, जिसे जनरली आप सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप फाइननेस बढ़ा रहे हैं, मींस अगर मान लीजिए आपकी फाइननेस पहले 2000 थी और फाइननेस आपने 3000 कर दी ग्राइंडिंग करके, और हमारा सीमेंट का वेट उतना ही है, तो हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क क्या पड़ेगा, केवल हमारा रेट ऑफ हाइड्रेशन जो होगा वो इंप्रूव हो जाएगा, वो हमारा तेजी से हो जाएगा। मींस रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, जितनी रेट से हाइड्रेशन होगा उतनी रेट से हमारा स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा। बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ और जो टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन है
वो हमारी सेम रहेगी। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज हमारी 1 ग्राम मीन्स 1 ग्राम या यूनिट ग्राम ऑफ सीमेंट के केमिकल रिएक्शन से कितनी एनर्जी मिल रही है वो हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन है। तो हमारी ग्राम हमारा सेम है, ओनली सरफेस एरिया मीन्स हमने पार्टिकल का साइज छोटा कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो सरफेस एरिया है केमिकल रिएक्शन के लिए वो बढ़ गया एट अ टाइम, वो बढ़ गया। तो हमारा रिएक्शन का रेट जो है यानी रेट ऑफ हाइड्रेशन, जिस रेट से केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो हमारा रेट ऑफ हाइड्रेशन है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन है कितनी एनर्जी हमारी केमिकल रिएक्शन से निकल रही है। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन जब हमारा बढ़ेगा तो हीट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का रेट बढ़ेगा, बट हमारा टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होगी वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट ऑफ हाइड्रेशन को अगर आपको रिड्यूस करना है तो आपको ये प्रोपोर्शंस रिड्यूस करने हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये हमारे इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। और इसका जो हीट एवोल्यूशन का फेज है ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारा C3A रिएक्ट करेगा और हमारा इंट्रिंजाइट कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो हमारा ये कंपाउंड बनेगा ये कोटिंग फॉर्म कर लेगा C3A के बीच में, तो हमारा यहां पर इस रीजन में C3A का रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या होगा, उस बीच में हमारा क्या होगा, C3S का हाइड्रेशन कॉन्टिन्यूस चल रहा होगा। ठीक है, और C3 और एक टाइम के बाद ये जेल ब्रेक कर जाएगा, जो कोटिंग थी इसके ऊपर इस इंट्रिंजाइट की वो ब्रेक कर जाएगी और वापस से हमारा एल्यूमिनेट का हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट फेज में है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन जब इनिशियल फेज में होगी, जिससे हमारी 865 जूल पर ग्राम एनर्जी रिलीज हो रही थी इनिशियल फेज में, जब हमारा C3A सबसे पहले रिएक्ट कर गया था। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट रिजल्ट्स इन। ये मैंने अभी जस्ट एलाबोरेट किया और ग्राफिकल वे में मैंने समझाया हुआ है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में अगर आप लोगे कि हमारा डिफरेंट फाइननेस, यानी अगर आप फाइननेस इंक्रीज कर रहे हो तो हो क्या रहा है, किसी भी पर्टिकुलर एज में आप देख रहे हो हमारी रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो रही, बढ़ रही है। हमारी 50% जो कंपाउंड से वो हाइड्रेट हुए थे, और अगर हमारी 1600 से आपने 2000 कर दिया तो हमारी जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है वो हमारा बढ़ गया, 50 और 60 के बीच में आ गया। बट बिकॉज टोटल वेट ऑफ सीमेंट हमारा सेम है, तो अल्टीमेट हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होगी वो हमारी सेम रहेगी। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इट विल रिमेन कांस्टेंट, भले ही आप कितनी भी सरफेस एरिया बढ़ा लो। आपका बस रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ जाएगा, बट टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो निकल रही है, जिसे आप हीट ऑफ हाइड्रेशन बोल रहे हैं, वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस में फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।